विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी तरीके से मनमानी है विपक्ष के वोट काटने की। लगातार गणेश कुमार जी द्वारा भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको ये करना बंद करें। वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। वोट चोरी के नाम पर छिड़े संग्राम की बात होगी। बात वोट चोरी के आरोपों पर लखनऊ से लेकर भोपाल तक मचे बवाल की भी होगी। आज लखनऊ से लेकर भोपाल तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला है। चुनाव आयोग एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा और करवा रहा। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से लोगों का नाम जानबूझकर काटा जा रहा। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोपों का बम फोड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेश से देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा। वोट चोरी का नैरेटिव विदेश से सेट करने का प्रयास हो रहा। सबूत के तौर पर बीजेपी ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीरें भी साझा की, लेकिन इन आरोपों को कांग्रेस ने ध्यान भटकाने वाला करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अनर्गल तथ्य रख रही और आरोप लगा रही। लेकिन सियासत के बीच में सवाल यह है कि विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों में वाकई कितना दम है, या वाकई वोट चोरी का नैरेटिव चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देंगे। हाथों में वोट चोरी के पोस्टर, तीखे तेवर और नारेबाजी कर लखनऊ में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वोट चोरी के आरोप मढ़कर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी ऑफिस में मार्च करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई और नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। तमाम कांग्रेसी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर जाने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने जो भारी बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर तमाम जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के ऊपर कांग्रेसी चढ़ गए हैं और जो अपना चुनाव निशान है, यानी जो हाथ का पंजा जो झंडा है वो लहरा रहे हैं, और साथ ही साथ जो तख्तियां हैं, जो साथ लेके तख्तियां आए हैं, वो तख्तियां साथ लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि जो लगातार गणेश कुमार जी द्वारा भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको ये करना बंद करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया। यूपी में चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर तब निशाना साधा जब राहुल गांधी बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा से लेकर बिहार के चुनाव तक वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब राहुल वोट चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग और केंद्र पर प्रहार कर रहे थे, तब बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोपों का बड़ा बम फोड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेशी धरती पर वोट चोरी का नैरेटिव बनाया गया। कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। कई कांग्रेस समर्थक पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं। विदेश से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सबूत के तौर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट के पोस्ट भी दिखाए हैं।
अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं, या इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। बीजेपी के इन दावों के बाद सवाल खड़े हुए, क्या वाकई विदेश से वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया? क्या साजिश के तहत चुनाव आयोग के खिलाफ एजेंडा चलाया गया? क्या विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट से साजिशें रची गई? क्या विदेशी ताकतों के सहारे माहौल खराब करने की कोशिश की गई? इन सवालों के बीच कांग्रेस ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए हैं। कांग्रेस ने फिर कहा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से खामोश होकर इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। सफाई क्यों नहीं देता? जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए हैं उनका सिलसिलेवार जवाब क्यों नहीं देता? वो नेता विरोधी दल है भारत के, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रहार किया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। यूपी में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, एसआईआर की आड़ में लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यूपी में चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपों पर घमासान बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है? क्या वाकई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो हंगामा लगातार है, न सिर्फ एसआईआर बल्कि अब वोट चोरी, और वोट चोरी के बाद अब एक नया आरोप लगा है कि असल में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहा है। पहला आरोप बीजेपी ने लगाया कि कांग्रेस के तमाम जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, उनके लोग जो हैं वो बैठे हैं विदेशों में, लेकिन पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की। और न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा बल्कि प्रदर्शन भी हो रहा। मेहमानों से आपको मैं तारुफ कराऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी। पुलिस और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने आखिरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठी चार्ज करने की नौबत भी आई। लाठी चार्ज करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है। यानी एक बार फिर से इसे देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश है। लंबे अरसे से कांग्रेस कह सकते हैं कि हाँ, मीडिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ जब बिहार चुनाव आया तब इस मुद्दे को उठाकर खुद जमीन पर उतरे राहुल गांधी, और उसके बाद देश में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और वहां पर पहले इनको समझाया बुझाया गया, बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और अंततः वहां पर लाठीचार्ज की नौबत भी आई। लेकिन अब दिल्ली में बैठकर वो बीजेपी हो या कांग्रेस एक दूसरे पर बड़े वार कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। रमन मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है रमन जी आपका। डॉक्टर राहुल यादव हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा आपका। युवराज पोखराणा हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है युवराज जी आपका। और राजलक्ष्मी जोशी हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी आपका। सबसे पहले राहुल यादव जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, प्रदर्शन को धार मिल रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी, लेकिन बीजेपी ने आज धारदार आरोप लगाए। कहा गया कि साजिश आप लोग रचते हैं और साजिशकर्ता विदेश में रहते हैं।
अनम्यूट कर लीजिए राहुल अपनी आवाज। राहुल प्लीज कंटिन्यू। राहुल मेरी आवाज आप तक आ रही है? देखिए, जी हाँ, बोले, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ बोले। देखिए, जब भी सरकार पर सवाल बढ़ते हैं, चाहे वो रक्षा का हो, अर्थव्यवस्था का हो, सामाजिक नीतियां हो, जवाब देने की बारी आती है। पर भाजपा और उनकी पूरी आईटी सेल का काम एक ही होता है, राहुल गांधी का नाम ले लो और कांग्रेस पर हमला करो और असली मुद्दों को दबा दो। आज भी वही खेल चल रहा है इनका। क्यों? क्योंकि सवाल पूछना, जांच मांगना, जांच की रिपोर्ट मांगना, डेटा मांगना, ये कोई अपराध नहीं है। अगर हमारी सरकार के कुछ सरकार ने नहीं छिपाया है, भाजपा की सरकार ने, तो डर किस बात का है? पारदर्शिता इन्होंने क्यों नहीं रखी है? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो डर कैसा? आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? सफाई क्यों नहीं दी जाती? यह हम नहीं कह रहे, ये जनता के सवाल है। लगातार जिस तरीके से इनकी भाजपा की आईटी सेल और सोशल मीडिया झूठे नैरेटिव फैला रही है, भाजपा कई बार कहती रही है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस विदेशी एजेंसियों का प्रचार करती। पर अगर झूठी फैक्ट्री वही है जो सोशल मीडिया ट्रोल्स और फेक अकाउंट्स, हैशटैग मैनेजमेंट और ट्रेड मैनिपुलेशन के जरिए चलता है। 2019 के चुनाव के समय बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे दिखाया गया कि भाजपा के समर्थक कई व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हैशटैग को ट्रेंड किया करते थे। इसके अलावा पेगासस प्रोजेक्ट में के खुलासे में इन्हें दिखा दिया कि सरकार या उससे जुड़े लोगों से और विपक्ष के पत्रकारों से और विपक्ष के लोगों से भ्रष्टाचार और जांचकर्ताओं तक की जासूसी की। कई विपक्षी नेता, जिनके राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे, उसकी लीक में थे। तो मैं इनसे कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से इन्होंने उपदेश दे रहे थे, भाजपा के संबित पात्रा, झूठ फैलाने का पेटेंट जो है इनके भाजपा के पास है। तो मेरा ये सीधा सा बात है कि दूसरा एसआईआर को लेकर इन्होंने जो सवाल उठाए, तो इसमें सीधी सी ये रहा कि लाखों जिस तरीके से मतदाता इन्होंने वैध मतदाता हटाए, 21 साल बाद इन्होंने अचानक एसआईआर लागू किया और नतीजा ये रहा कि करोड़ों वैध मतदाताओं के नाम हट गए और बीएलओज की लगातार मौत हो रही है। ये सुधार नहीं है, ये वोट चोरी का इनका प्री प्लान्ड ऑपरेशन है। और ये सब कुछ से कुछ महीनों के पहले, ये सहयोग नहीं है, चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया जा रहा है। ये सिर्फ सहयोग नहीं है इनका, ये इनका सिस्टमेटिक इलेक्शन फ्रॉड है। अगर इनकी नियत साफ होती तो मतदाता सूची जो है वो सर्चेबल होती। बिल्कुल सही बात डॉक्टर राहुल, और आपने जो 2-3 बातें कही है बिल्कुल सत्यता है उसमें कि अगर सवाल पूछा जाए तो सवाल पूछने का अधिकार है भाई, और संवैधानिक तौर पर आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब आना चाहिए और सही जगह से जवाब आना चाहिए। लेकिन एक जगह बोलते बोलते आप बोल गए कि विपक्ष के पत्रकार, हालांकि सवाल लिया था आपने। अब दो चीजें हैं, इस पर आपको राहुल भाई आपत्ति हो सकती है, मैं बोलूंगा, लेकिन फिर भी आपका अधिकार, आप चाहें तो इस पर खारिज कर दीजिएगा उस आपत्ति को। लेकिन या तो अब विपक्ष के आप पत्रकार हो गए या गोदी मीडिया हो गया, यह भी सच्चाई है। हमें इससे भी डेली रूबरू होना होता है, यह भी हकीकत है, इससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं भागता बिल्कुल भी। लेकिन रमन मलिक साहब, भाई जितने धारदार सवाल आपने पूछे हैं, जितने बड़े आरोप आपने लगाए हैं, उससे ज्यादा धारदार कांग्रेस की तरफ से लगातार वार हो रहे हैं। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि आरोप लगाने से पहले देख तो लेते कि आपके कई हैंडल कोई आयरलैंड से चल रहा है, कोई कहीं और से चल रहा है, तो आप भी तो उसी श्रेणी में शामिल हो गए। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा था, उसको लेकर व्यापक चीजें थी, बेलोज की मौत, खुदकुशी, वो सारे सवाल थे। लेकिन अब आपने एक नया मुद्दा उठाया है कि देश की धरती के अंदर विदेशी धरती से, विदेशी हैंडल के जरिए या फिर विदेशी लोगों के जरिए एक पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रची जा रही है कांग्रेस के ऊपर। यह सीधा आपका आरोप है, सत्यता कितनी है? देखिए अतुल, ये कोई नई बात नहीं है। जिस पार्टी को एओ ह्यूम ने चालू करा था और उसके बाद जिस पार्टी को आज एक विदेशी महिला अपने परिवार के साथ हैंडल कर रही हैं, जिसने गलत 2 बारी 3 बारी वोटर लिस्ट में घुसने की कोशिश करी। अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार बैठी है, क्या 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 बात कर रहे हैं आप? यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहे हैं क्या आप?
अगर 11 आपको साल हो गए प्रवचन नहीं आपकी सुनने, सरकार को। अगर आपको प्रवचन नहीं सुनने तो आप मत सुनिए। नहीं, आप आपकी क्या बारी में जैसी मैंने महिला और क्या किस राहुल तरीके जी, की आप राहुल जी विशेषज्ञ? आपकी आप बारी लिखवा में के आते हैं कि आप आप भाजपा के राहुल प्रवक्ता नाम है, होने की वजह से राहुल आप जैसा भाजपा के मस्तिष्क मत सपोर्टिव दिखाइए। प्रवक्ता है, किस Don't तरीके की show भाषा का your इस्तेमाल brain कर रहे हैं as आप? राहुल काय के रक्षा गांधी। विशेषज्ञ हैं आप? काय राहुल के रक्षा गांधी विशेषज्ञ जैसी हैं आप? हैसियत मत दिखाइए अपने अरे भाई, मस्तिष्क आपकी की। हैसियत जानते हैं सब, आप भाजपा बहुत के अच्छे से जानता हूं। सपोर्टिव प्रवक्ता है। अरे किस तरीके छोड़िए, की हटिए, भाषा है? साइड में, किस तरीके की साइड भाषा में है? हटिए। अतुल जी, अगर आपने आपको लगे किस इनको तरीके की जरा भाषा? शांत कराइए, इनकी बारी में नहीं बोला था मैं। प्लीज आप कंटिन्यू रमन अमर्यादित जी। भाषा का इस्तेमाल करेंगे? एक मिनट रमन क्यों राहुल जी, अमर्यादित रमन जी, भाषा? हो गया डॉक्टर राहुल, आपके डॉक्टर नीचे जो राहुल, रक्षा राहुल, विशेषज्ञ लिखा डॉक्टर राहुल, रहा एक है, मिनट, एक ये मिनट। बिल्कुल गलत रमन लिखा रमन रहा है। मलिक को आप अपनी भाजपा बात के पूरी करने सपोर्टिव दीजिए, प्रवक्ता है। उसके बाद अपनी बात आप रख लीजिएगा। हाँ रमन जी प्लीज कंटिन्यू। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। भाई मर्यादित भाषा का तो सभी इस्तेमाल करेंगे, मेरे मंच पर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल भाई, सभी मैं करेंगे, आता हूं, वहां पे सभी के सारी लिए करेंगे भाषाएं भाई, वो हैं। सभी के लिए है। अगर आप बोल- इतने क्लिष्ट शब्द यूज करेंगे तो फिर आप भी तैयार रहिएगा। मैं बार बार सबसे गुजारिश करता हूं कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अब सुनिए प्लीज रमन जी कंटिन्यू करिए। तो जिस प्रकार से हैं वो तो सामने है ही है। ये एक चीज सही है जो संबित भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने तथ्य लाए हैं। इनका एक हैंडल और भी होता है ट्विटर के ऊपर, हम साथ। वो हम साथ की जो टीम है वो भी साउथ एशिया से काम करती है। कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक भोंपू की तरह बचती है और कुछ नहीं है। ना उनको जनता का सपोर्ट है, ना उनको इंटेलिजेंसिया का सपोर्ट है। उन्होंने एक सपोर्ट मैकेनिज्म, अपना इकोसिस्टम जो बनाया हुआ है, वो उसी कुएं के मेंढक हैं और वहीं पे उछलते हैं। ये कहावत है कुएं का मेंढक होना, अगर इनको पता ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका निभा पाई? आज तक नहीं। सपा और आरजेडी के नेता उनसे ज्यादा तथ्यात्मक बातें कर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता और नेता सिर्फ गाली गलौज के लिए, सुप्रिया श्रीनाथ है, वो ओझा है, या ये अपना शर्मा जी हैं और एक और है राजपूत जी, ये सिर्फ गाली गलौज के लिए रखे हुए हैं। आपको एक बहुत क्लियर पैटर्न आपको दिखेगा लोग, तो सॉरी, जब भी आप जाएंगे, जब भी आप देखेंगे कोई बड़ा इंसिडेंट भारत में होता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनका परिवार बाहर होता है। जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है उससे पहले ये बाहर होते हैं। अभी पीछे थोड़े दिन पहले बिहार चुनाव से पहले ये मलेशिया गए थे। मलेशिया में जॉर्ज सोरोस के बेटे भी वहीं थे। अब ऐसा कोइंसिडेंस इन्हीं के साथ क्यों होता है ये समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है कि जब एक बार ही सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं बार बार ये लोग आजकल, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के अगेंस्ट या कैसे बोलते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, उन्होंने एक आरोप लगाया था, आज तक ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, किसी ने भी, एक ने भी ये आके नहीं बोला या उनके ऊपर केस नहीं डाला कि जब उन्होंने ये बोला कि कोतरोची और सोनिया गांधी की माताश्री राजीव गांधी की हत्या से पहले कोलंबो जाके बैठी थी और उनकी प्रभाकरन के साथ मीटिंग हुई थी। इसके ऊपर आज तक सोनिया गांधी ने कुछ नहीं बोला, राहुल विंची ने। तो रमन भाई, सरकार में आप है ना, आपको तो आरोप नहीं लगाना है ना। अगर सरकार का विषय नहीं है साहब, विदेशी धरती से इस्तेमाल हो रहा है, ये विषय नहीं है, सख्ती कर सकते हैं। सरकार का विषय ये नहीं है, आरोप लगाना है। अतुल जी, सरकार का विषय नहीं है। सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है, वोट बटोरना है सेना के नाम पर। अरे भाई, आपको क्या करना है? आपको तो भीख मांगनी भी नहीं आती जनता से। जनता से भीख मांगी जाती है वोट की, वो मालिक है हमारे। आपको तो वो भी नहीं आता। आपके नेता को तो पता ही नहीं उसने बात क्या करनी है। वो तो बेचारा मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है। आपके अध्यक्ष जो हैं, उनकी हालत ये है कि वो एक तरफ बोलते हैं कि जी मैं सर्वसम्मति से चुना गया, मैं लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया, और कहीं पे जाके बोलते हैं कि हाई कमांड की वजह से, उनकी दया और कृपा से मैं बन गया। नड्डा जी तो कैसे ये जो चुने चीजें गए? हैं, आपसे इसको 2.5 छोड़ साल दीजिए राहुल जी। से 2.5 साल से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2.5 साल से नॉमिनेट नहीं हो पा रहा है। चुनाव की तो बात छोड़िए, हमारा तो चुनावी प्रक्रिया से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। डीएनए से चल रही है आज। अरे यार, ये तो तुमने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया आपने। चलाने वाला फिरंगी डीएनए एक्सपोज कर दिया आपने फिरंगी बोल के। तो क्या आप ये बता सकते अच्छा हैं? ठीक है, अब आप दोनों लोगों को मैं रोक रहा हूं। मेरा जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर आप बने रहे, विषयांतर ना करें। आपका अध्यक्ष आप चुने, आप दोनों को मुबारक हो। डॉक्टर पूजा मिश्रा, अब सवाल इस बात का है कि बड़े आरोप जो कि दो पार्टियों में, एक सत्ता में है, एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है, वो देश की धरती और विदेशी साजिश, इसके आरोप प्रत्यारोप में है।
आपका आरोप है एसआईआर, आपका आरोप है कि बीएलओस के ऊपर दबाव ज्यादा है। क्या इतने तक ही आप सीमित हैं या आप भी इनकी इस साजिश में या फिर आरोप में शामिल हो रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा एक दूसरे पर? भाजपा के जो नेता कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका होलकर साहब ने रमन जी हो गया सर, रमन जी आऊंगा, रमन मलिक साहब, रमन मलिक साहब, अब आपका समय खत्म हुआ सर, प्लीज रमन मलिक लिख के बोला। पूजा जी से मेरा सवाल है, पूजा जी से मेरा सवाल है, रमन मलिक एक सेकंड, रमन भाई एक मिनट, जब आऊंगा तो अपना जवाब दीजिएगा। पूजा मिश्रा से मेरा सवाल है, पूजा जी प्लीज। रोकी जा रही थी इसलिए मेरे को ये बात जरूरी है रखने की, ये जरूरी बात है। मेरे को सिर्फ 10 सेकंड आ जाऊंगा रमन जी, आऊंगा अभी, फिर से लौट रहा हूं, फिर आपके पास। मेरे को सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। नहीं, आई एम नॉट यील्डिंग अतुल, आई एम नॉट यील्डिंग। मेरे को 10 सेकंड चाहिए। 10 सेकंड दे तो दिया भाई, बोलिए। सुनिए, बात इतनी सी है कि होलकर डायनेस्टी के अंदर जब उनका एक जो हाया था वो बाहर का था व्यक्ति, तब जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी बकायदा लिख के ये बोला था कि एक फॉरेन व्यक्ति रॉयल फैमिली का हायर नहीं बन सकता। तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू पे 11 साल से सत्ता में तुम्हारी सरकार है, वक्तव्य है, 11 साल से तुम्हारी सरकार है, ये कैसे तुम कर रहे अपनी हैं? जवाबदेही तो दीजिए भाई। जो भी विपक्ष के नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं, 11 साल से आप जांच नहीं कर पाई आपकी सरकार। इतनी निकम्मी सरकार है, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री है, क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं करते ना सर, कहां से पपेट उठा के हम नहीं करते ना, हम गली के गुंडे नहीं है, विच हंटिंग नहीं करते। रोड छाप तो हो यार तुम। नहीं यार, अरे भाई ऐसे नहीं, नहीं, एक सेकंड भाई, अब आप पपेट बताएंगे, वो रोड छाप आप उनको बताएंगे। अभी आप भाषा की मर्यादा सिखा रहे थे डॉक्टर राहुल, और आपकी भाषा देख लीजिए भाई। मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जब चर्चा में आप लोग शामिल हुए, मैं फिर से तीसरी चौथी बार गुजारिश कर रहा हूं, अपनी भाषा बिल्कुल सही रखा करिए। ये आप लोग आरोप प्रत्यारोप किसी और मंच पर करना हो कर लिया करिए, उनको शोभा भी देता होगा, मुझे नहीं देता है। नहीं, आपको भी मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राहुल, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप मेरे एक मेहमान को पपेट बोलेंगे, आप रोड छाप बोलेंगे, और आप उम्मीद करेंगे कि आपको जो है फूलों की माला पहनाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना सर। नहीं, जो नियम है वो सबके लिए नियम है, उतना ही नियम डॉक्टर राहुल के लिए, उतना ही नियम रमन मलिक के लिए। अपनी भाषा का आप भी उतना नहीं, अपनी भाषा का आप भी ख्याल रखिए सर प्लीज। हाँ डॉक्टर पूजा प्लीज कंटिन्यू। तो पहली बात तो अभी जिस तरीके से जो डिबेट चल रही थी, ये मैं वाकई अपने पैनलिस्ट लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप सोनिया गांधी जी के बारे में बात करते हैं, जो महिला भारत की नागरिक है, भारत में वोट दे रही होती है, और आज से नहीं, क्या नागरिक फिर आप देना छोड़ दीजिए, जो बाहर से आते हैं उनको नागरिकता देना बंद रहा होता तो हम मानते हैं, फिर हम भाजपा के नेता से भी जो है टॉपिक पर आइए मैडम, टॉपिक पे आइए प्लीज। नेता को ये समझ, बिल्कुल आपने इतनी समय से किसी को आने दिया टॉपिक पे? प्लीज आप आ जाइए मैडम, जल्दी आइए। ना अतुल जी, मैं एसआईआर पे ही बात करना चाह रही थी। एसआईआर पे ही बात कर लेते हैं ना। वैसे जो है भाजपा से सबको सीखना चाहिए, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये कोई कर नहीं पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर पा रही है। अब जो है आप बात कर रहे हैं एसआईआर की, समाजवादी पार्टी प्रश्न कर रही है एसआईआर पर। क्यों नहीं करे समाजवादी पार्टी प्रश्न एसआईआर पर? क्यों नहीं करे समाजवादी पार्टी प्रश्न इलेक्शन कमीशन पर? जब इलेक्शन कमीशन एक ही बात के लिए एफिडेविट मांग सकती है देश के एलओपी से, उसी सेम बात के लिए चिराग पासवान से नहीं मांगती है, और जो है यहाँ मैनपुरी में एक विधायक है भाजपा के, उनसे नहीं मांगती है। वो भी ये कह रहे वोट चोरी हो रही है, जिस लोगों ने वोट का मैनिपुलेशन कर रखा हुआ है, वहां पे एफिडेविट नहीं मांगा जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, आपके पास में प्लेंटी ऑफ टाइम है, उसके बावजूद भी आपको 1 महीने में एसआईआर कराना है, वो भी इतना प्रेशर करके, इतना प्रेशराइज करके कि बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। बीएलओ जो है, जो अपनी जो उनकी सरकारी नौकरी है वहां से इस्तीफा दे रहे हैं, और रोज आपको इस तरीके की खबरें मिल रहे होंगे, आप भी जो इस तरीके की खबरें चला रहे होंगे। तो हम तो इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में है, आपके पास में भरपूर समय है, आप इतना प्रेशर क्यों जनता और बीएलओ को दे रहे हैं? आप प्रॉपर समय को एक्सटेंड करिए, सही तरीके से ट्रेनिंग दे करके उनको भेजिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश के 18 जिला ऐसे हैं जहां पे 2003 के इलेक्टोरल रोल ही नहीं है, और वो पता कब चलता है? तब पता चलता है जब समाजवादी पार्टी के बीएलए कॉल करते हैं एसडीएम को और बोलते हैं यहाँ पे एसआईआर का फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन मिल नहीं रहा है। तब वो कहती है हमारा जिला उन 18 जिलों में से आता है जहां पे 2003 का इलेक्टोरल रोल नहीं मिल रहा है।
तो आप सोचिए कि कितनी तैयारी हो रखी है इलेक्शन कमीशन की कि वो बिना इलेक्टोरल रोल नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी आपने ना तो बीएलओ को दी है ना ही जनता को जानकारी। वो परेशान है एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। फिर जब हमारे अच्छा डॉक्टर पूजा, मैं बड़ा एक चीज से थोड़ा सा हतप्रभ होता हूं। जब बिहार में हुआ तब भी वही आरोप, जब बंगाल में भी होना है तब भी वही आरोप, उसके बाद यूपी के लिए भी आप आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच में तो ये मामला आप देखिए सरहद पार और सरहद के अंदर तक आ गया है, लेकिन आप लोग अगर एसआईआर पर सीमित हैं तो अच्छी बात है। और आपके नेता ने कहा कि लगभग 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे, तैयारी पूरी नहीं है, बहुत सारे आरोप है। लेकिन सवाल ये है ना कि जब आपको समय मिले तो भी कह रही हैं कि उसके बाद भी वहीं दबाव है, समय ना मिले तो भी वहीं दबाव है, तो कुछ नया तो होना चाहिए ना। जवाब नहीं मिल पा रहा है, चुनाव आयोग जवाब दे नहीं रहा है, ये भी आपका आरोप है। बीजेपी जवाब दे रही है तो उसमें भी आपको वो जवाब संतुष्टि वाला है नहीं। अब इसका हल कैसे निकलेगा सवाल है। मैं आपको रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में युवराज जी आपके पास आऊंगा और राजलक्ष्मी आपके पास भी आऊंगा। सवाल इसी बात का है कि 2 बड़े आरोप, जो गंभीर आरोप है 2 पार्टियों में कि साजिश रची जा रही है विदेशी धरती से या देश के अंदर विदेशी हैंडल से, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने का एक तरीके से तंत्र बन गया है। एसआईआर के जरिए वोट काटा जा रहा, अब उसका अगला टारगेट बंगाल और यूपी में खासतौर पर है। अब इसका जवाब क्या है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। 26 बीएलओ की मौत हुई है और यह कोई नैरेटिव नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। कड़वा सत्य देश के सामने है। ज्ञानेश गुप्ता कहां है, यह सवाल भी पूछा है कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने वोट चोरी के बाकायदा सबूत दिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। राहुल के सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास दरअसल है ही नहीं, यह कहना है कांग्रेस का। एसआईआर के चलते 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो गई। ये नैरेटिव नहीं है, ये वो कटु सत्य है जो देश के सामने है। ये नैरेटिव नहीं है, क्योंकि एसआईआर में जिन विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान ले ली गोंडा में, उनके परिजनों का ये कहना है कि उन पर प्रेशर था पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाएं। ज्ञानेश गुप्ता वैसे तो बड़ा ज्ञान देते हैं, कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? कहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये राहुल गांधी जी की बदौलत है कि इस देश को वोट चोरी के साक्ष्य और सबूत मिले हैं, और उस सबूतों का एक भी जवाब ज्ञानेश गुप्ता या पूरी बीजेपी जमात के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता मिलकर किस कदर वोट चोरी कर रहे हैं, ये सबको पता चल। राणा साहब, सवाल यही है कि नैरेटिव कौन सा सेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है, और असल में नैरेटिव है क्या? क्योंकि एसआईआर, बीएलओस की मौत, ये सारे वोट चोरी के आरोप, ये नैरेटिव तो अब तक था। अब बीजेपी कांग्रेस में नया नैरेटिव है। वो कह रहे हैं कि आप साजिश रच रहे हैं, धरती विदेश की है। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, आप साजिश रच रहे हैं और वो हैंडल विदेश का है। युवराज जी। अतुल जी, जैसे कि आपने कहा, मैं आपके शब्दों को आपसे उधार लेना चाहूंगा। ये नैरेटिव की जंग है। इट इज अ वॉर ऑफ नैरेटिव, जो कि लगभग 11 वर्षों से चली आ रही है। और इस नैरेटिव को आप आगे ले जाएं तो इसके प्रतीकात्मक रूप से ट्विटर अर्थात एक्स की बात हुई, लेकिन असल मुद्दा जो भाजपा उठा रही है ग्राउंड से लेके संसद तक और संसद से लेके कार्यालय तक, मुख्यालय तक, उनका मुद्दा केवल इतना है कि यदि 11 साल में, और अगर खास करके 2017 से आप देखें, पिछले 8-9 सालों में अगर उतना भी देख लें आप पिछले 8 सालों का, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का विदेशी धरती से एक तारतम्य रहा है। जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ तथ्य मैंने निकाले, और मैं किसी पार्टी के हित या विपक्ष में नहीं कह रहा, मैं कुछ तथ्यों की बात कर रहा हूं। अब राहुल गांधी जी का विदेशों की भूमि पे जाके ये कहना कि भारत में नफरत और घृणा का माहौल है, भारत पेट्रोल से सना हुआ है, भारत में महिलाओं को उनका राइट्स नहीं मिलता, उनका हक हुकूक नहीं मिलता। हक हुकूक की बात करें तो महिला सबसे पीछे है। ऐसी बातें कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, भारत में मुसलमानों की कब्र खुद रही है, ऐसी बातें लगभग यही था, और तारतम्य ये रहा। दूसरी बात ये रही कि पता नहीं क्यों विदेशों की भूमि से जैसे ही वो भारत में आते हैं, फिर एक नया नैरेटिव लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है 2018 में जर्मनी गए थे, और जैसे जर्मनी से वापस आए तो ये राफाल का शुरू हो गया शगुफा। ये अलग बात है कि कम से कम 40 बार राफाल की बात या ईवीएम की बात मिला के 45-46 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशन खारिज हो गई। लेकिन आप देखें, राफाल हो गया, पेगासस हो गया, आप जो देखें सीएए, एनआरसी, ईवीएम, फलाना ढिमाका, हर चीज में जहां विपक्ष और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुंह के बल की खानी पड़ी। लेकिन ऐसा क्यों है?
कि क्या एक तारतम्य है कि विदेश की भूमि से आप भारत आते हैं और भारत हिला देते हैं। अब एक बीबीसी करके लंदन की संस्था है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, तो उसको लेके आपने भारत पूरा हिला दिया, संसद आपने हिला दी। आप ये कैसे भूल गए कि सीबीआई कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। तो आपने भारत के सिस्टम को, भारत की जनता को ताक पे रख दिया। आपको हम पे भरोसा नहीं है, आपको विदेशों पे भरोसा है। और आखिरी कुछ बात मैं रखना चाहूंगा, भारत नहीं, विदेशों में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो विदेश कांग्रेस नीति के माने जाते हैं, सैम पित्रोदा जी, राहुल गांधी जी के माने हुए गुरु, अब उनके ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं। पहलगाम हमला, जब आप में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होके खड़े थे कि भारत पे आतंकवादी हमला हुआ है, भारत पे एक बहुत भयावह हमला हुआ है, उसके 3-4 महीने बाद सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का तो जीन सीक्वेंस है, कि हमको तो आतंकवाद तो साइड में रख के एकता की बात करनी चाहिए, मुझे तो अपनेपन की अनुभूति होती है, घर जैसी फीलिंग आती है। फिर कभी कहते हैं पश्चिम भारत के लोग अरबी हैं, उत्तर के आर्य हैं, नीचे के दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी यानी युवराज जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसको ये माने कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट कर रही थी इतने समय में, आप ये कह रहे हैं। केवल 10 सेकंड अतुल जी, केवल 10 सेकंड। तो कुल मिला के कांग्रेस का जो नैरेटिव है ना, वो आपसे मुझसे भारतीयों से मेल नहीं खा रहा। उनका जो तारतम्य है वो विदेशी नैरेटिव से, भारतीय नैरेटिव से नहीं है। यही लड़ाई है। ठीक है, राज लक्ष्मी सहमत है कि आप युवराज जी जो बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर राहुल से इसका जवाब लूंगा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब देश के अंदर कांग्रेस पर भी आरोप है, बीजेपी पर भी आरोप है, और दोनों ही आरोपों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, एसआईआर का, और उसमें खुदकुशी है, बीएलओज की दबाव हो, सारी तर्कें उसमें जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स रखे हैं यहां पर सीधे तौर पर तमाम मेहमानों ने, उनमें से मोटी चीज आपको क्या दिख रही है कि नैरेटिव है क्या असल में? जी नमस्ते अतुल जी। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जो कहा नैरेटिव का वॉर है ये, तो देखिए ये नैरेटिव बार बार सेट किया जा रहा है हर इलेक्शन में, हर इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन के बाद। ये या तो ईवीएम खराब है, या तो इलेक्शन कमीशन खराब है, या तो वोट चोरी हो रही है। ये सब जो है ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और अभी आज एक नया नैरेटिव मैं सुन रही हूँ कि 2014 की जो जीत थी भाजपा की, वो इसलिए थी क्योंकि मोसाद और सीआईए ने शायद भाजपा को उस पर समर्थन दिया था। मतलब अभी हम क्या कहें, आप देखिए कि 2014 में जो परिस्थिति थी, मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा। आप चाहे तो मैं इसका विवरण कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एसआईआर की। तो देखिए एसआईआर का जो विषय है, अभी आप देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 1,60,000 जो बीएलएस थे बिहार में, उनकी और उधर की जो बीएलओस थे और जो उधर के जो अधिकारी थे, उन सब के जो एक मिश्रण से एक ड्राफ्ट बना था, और उसके बाद जो है एक फाइनल लिस्ट बना। लेकिन वो जो ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट के बीच में आप मुझे बताइए कि जो 16,000 जो कांग्रेस के जो बीएलएस थे, और जो कांग्रेस और आरजेडी का मिलाकर जो 60,000 बीएलएस थे, उन्होंने कितने ऑब्जेक्शन डाले होंगे? 0। तो ये आप बताइए कि ऐसे कैसे हो गया कि उनका कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। और जबकि ऐसा है कि जो लोग रोल में जुड़ना चाहते थे, ऐसे तो 16 लाख फॉर्म्स मिले हैं। मतलब जो साधारण जो जनसंख्या है, जिन लोगों को जुड़ना था, उन्होंने 16 लाख लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो 60,000 जो बीएलएस हैं, जो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज का मिलके, उनका कोई भी ऑब्जेक्शन ही नहीं, और फिर बाद में आप इलेक्शन के बाद कहेंगे कि इसमें वोट चोरी हो गई। अच्छा, ये तो टेक्निकल बात हो गई। आप मुझे बताइए एक बात कि कितना फोकस था उनका, कि उनको ये भी पता नहीं था कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। और उतना ही नहीं, जहां पर पूरी व्यवस्था भाजपा की जो लगी पड़ी थी बिहार इलेक्शन में, उस वक्त
राहुल गांधी क्या कर रहे थे? वो या तो मलेशिया में थे या तो फिर मध्य प्रदेश में कोई फॉरेस्ट रिजर्व में घूम रहे थे। आप पंचमढ़ी। मुझे बताइए, ये इतना सीरियसनेस था और फिर बाद में आप कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। तो वोट चोरी नहीं, आपका वोट खो गया। आप ठीक है, अब इसका मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर राहुल, देखिए बड़े आरोप हैं और यहां पर हमारे साथ हो सकता है उनसे भी आपको आपत्ति हो, युवराज जी का भी वही कहना है, राजलक्ष्मी का भी कहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई बीजेपी आपके खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है या गलत आप पर आरोप लगा रही है तो उसका कोई जवाब तो होगा। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने बिहार में मुद्दा उठाया, आपके नेता मुद्दा उठाकर गायब हो जाते हैं, ये भी सवाल है। अब आप कह रहे हैं बीएलओस के ऊपर दबाव है, खुदकुशी है। हमने सबूत भी दे दिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर से जवाब मांगा जाता है आपसे कि सिर्फ सबूत ही देंगे, सिर्फ आप पलटवार ही करेंगे, कोई और भी बात आगे बढ़ेगी कि नहीं। दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं है। मोटा मोटा उसका निष्कर्ष ये निकलता है, वो मुद्दा छुप जाता है कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। देखिए अतुल जी, मुझे मालूम है कि आप एक मर्यादित डिबेट करवाते हैं, लेकिन आज कुछ पैनलिस्ट हैं जो आप सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। वो उनका मुनासिब है कि वो उसको पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि बहस की गरिमा बनी रहे। मैं हल्की बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। कुछ पैनलिस्ट ने जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा तो मैं भी कर सकता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये चीजें ठीक रहेंगी। देखिए, अगर एसआईआर को लेकर इनकी नीयत साफ होती तो ये सर्चेबल और डिजिटल और मशीन रीडेबल ये सूची लेकर आते। सरकार के पास यूपीआई से लेकर आधार तक और डेजिग्नेशन की ताकत है, लेकिन मतदाता सूची आज भी 22 साल पुरानी पीडीएफ में ही क्यों दी जा रही है? क्योंकि मकसद मतदाताओं को ढूंढना नहीं है, मतदाताओं को इनको हटाना है। इस एसआईआर ने पूरे देश भर में बीएलओज और शिक्षकों को ऐसा दबा दिया है कि सिर्फ 3 हफ्तों में, मात्र 3 हफ्तों में 26 से ज्यादा बीएलओ इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे प्रशासनिक गलती कहना एक तरीके से इनके कर्तव्य के प्रति इनका अपमान होगा। ये इनका जो है डेलाइट इंस्टीट्यूशनल होमिसाइड है। गोंडा के एक बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाया क्योंकि उनसे कहा गया कि ओबीसी और विपक्ष के मतदाताओं के नाम काट दो। तो ये वोटर लिस्ट नहीं है, इनका टारगेटेड वोटर क्लेंजिंग है। और महाराष्ट्र में हजारों मतदाता फर्जी पते पर पाए गए। राहुल जी ने लगातार सवाल उठाए। 600 लोग नीट कोचिंग सेंटर के पते पर रजिस्टर मिले। और जो राज्य पिछले 20 साल से बीजेपी चला रही है, वहां पर कमोबेश 93% स्ट्राइक रेट है। ये इनका चुनावी प्रक्रिया नहीं है। ये सीधा इनका ये है, जिस तरीके से जांच ईमानदारी से होगी तो बीजेपी की पूरी आईटी सेल और चुनाव प्रबंधन टूल किट जेल में होगा जिस दिन जांच होगी। तो मैं जो आपसे बता रहा हूं कि आज राष्ट्र की ओर से 5 प्रश्न लगातार देश की जनता की ओर से पूछे जा रहे हैं कि जनता के सवाल हैं, ये बुनियादी सवाल है एसआईआर को लेकर कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर सलाह ली गई जब मतदाता सूची फ्रीज की गई थी तब? अगर विदेशी मतदाता हटाने हैं इनको, और अगर कोई इनके पास जो अगर अब तक उनका आंकड़ा इनके पास क्यों नहीं है और क्यों ये आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर रहे कि कितने विदेशी मतदाता थे इनके पास? और बीएलओ जो है वो नागरिकता तय करने वाला कोई कौन सा संवैधानिक अधिकार रखते हैं? वो कोई अधिकार नहीं रखते कि कोई वो नागरिकता तय करेंगे। सरकार जो है, सरकार मतदाता तय करेगी, मतदाता सरकार तय करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इन सब को लेकर चुप रहते हैं। एसआईआर इतना बड़ा है कि पूरा देश पूछ रहा है कि क्या चुनाव आयोग अब सरकार की शाखा है? ये तो लगातार। ठीक है राहुल भाई, इसका जवाब लूंगा क्योंकि अब समय की थोड़ी बाध्यता हो जाएगी, मेहमान काफी है। रमन जी जल्दी से जवाब दीजिए। डॉक्टर राहुल ने देखिए बड़ा गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि अगर सही जांच हो जाए ना तो बीजेपी जेल में होगी। वो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में है, तब भी आपको बता रहे हैं कि जेल में आप चले जाएंगे और सरकार में बैठकर उनको जेल में नहीं डाल पाए। आपको चैलेंज भी करते हैं। अब प्रश्न ये रह गया है कि नैरेटिव कौन सेट कर रहा? वो नैरेटिव अगर सेट कर रहे हैं तो आप एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सिर्फ? देखिए अतुल, देश प्रेम इंपोर्ट नहीं करा जा सकता और ना ही इंपोर्टेड डीएनए में देश प्रेम आ सकता है। बहुत बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये एसआईआर का विषय चला गया और उस विषय को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निरीक्षण में रखा और उसको देखा भी, तो मेरे ख्याल से अब ये जो सांप निकल जाए और लकीर पीटने वाला जो कहानी है ना, ये सिद्ध होती है।
तीसरी चीज, जब आपके पास समय कम है तब भी आप रोएंगे, जब आपके पास समय ज्यादा है तब भी आप रोएंगे, तो मतलब ये है कि पेपर में समय कम दिया जी तैयारी के लिए और पेपर का समय ज्यादा दे दिया जी तैयारी के लिए, दोनों केस में मैं रोऊंगा। तो अगर मैंने रोना ही है तो इसका मतलब ये है कि मैं ही इल प्रिपेयर्ड हूँ। आपके पास संगठन ही नहीं है BLA 2 वगैरह का जो उसको वेरीफाई करे। एक और चीज राहुल, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहूंगा आज के समय में कि जब आप SIR के खिलाफ अगर हैं और आप अपने आप एफिडेविट क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि LOP अगर एफिडेविट देता है और जिस नियम के तहत वो, जिस नियम के तहत वो, नहीं, आप गलत तथ्य मत रखिए, आप गलत तथ्य मत रखिए। जिस नियम के तहत अगर एफिडेविट मांग रहे हैं, नियम ही नहीं कहता कि आपको एफिडेविट देने की कोई बाध्यता है। ब्रेक कर क्या बात कर रहे हैं आप? गलत तथ्य बिल्कुल चुप रहा, गलत तथ्य प्रस्तुत मत करिए आप बाद में काउंटर करिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर LOP के पास ये सारे प्रभु उनको लगते हैं कि सत्य हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, चिदम्बरम हैं, सब अच्छे वकील, बड़े वकील हैं, मोटी मोटी फीसें लेते हैं, तुलसी हैं, KTS तुलसी भी हैं, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर क्यों नहीं काम करते साहब? क्यों नहीं जाते उन प्रूफों के साथ? इसलिए नहीं जाते क्योंकि इफ LOP अंडर ओथ ये डालते हैं कोर्ट के अंदर, LOP झूठे फैब्रिकेटेड सबूत बनाने के केस में। अच्छा रमन जी, मेरा एक सवाल है, देखिए अगर उनके जो नेता हैं वो वकील भी हैं, मोटी फीस भी लेते हैं, वो सब किनारे कर दीजिए, अगर वाकई साजिश वो देश के अलग अलग हिस्सों से या फिर देश के बाहर से रच रहे हैं, तो उसके लिए बीजेपी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ करेगी? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाएंगे? अगर तथ्य है, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो एक्सपोज कर दीजिए ना। अतुल, एक बहुत फाइन लाइन होती है, जैसे आपको याद होगा कि सुकन्या देवी के केस में बड़ी फाइन लाइन के साथ एक पूरा का पूरा केस बन जो सकता था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तथ्य नहीं मिले जिसके बेसिस पे उनके ऊपर केस चलता। इसी तरीके से इसमें भी बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी डीप प्लानिंग के साथ, बहुत फ्रिंज पे, बिल्कुल एज पे जाके काम करा जा रहा है जिसके ऊपर आंच अपने ऊपर ना आए। ये एक साजिश है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब रमन भाई देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत तरीके और सलीके से वो साजिश रच रहे हैं कि आंच उन तक ना जाए, तो आंच आप पर ना आ जाए इसकी चिंता तो आप भी करेंगे ना। अगर वो साजिश रच सकते हैं बहुत तैयारी से, तो आप पर उसका आरोप न लग जाए, कम से कम इसके लिए सतर्क तो हो जाइए, या फिर नैरेटिव को एक्सपोज कर दीजिए। वही नहीं हो रहा है ना। मैं रोक रहा हूं सर। डॉक्टर पूजा, आपके नेता ने कहा कि लगभग लमसम 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे, ये डाटा उनके पास कहां से आ गया भाई? पहली बात तो एक बात क्लियर कर लीजिए, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे सेंटेंस को आप अपने अनुसार जो है फैब्रिकेट मत करिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में SIR के लिए कितना टाइम दिया गया हुआ है? कितना? 1 महीने का। मैं कह रही हूँ कि जब आपके पास में समय है, तो आप क्यों नहीं समय बढ़ाते हैं? समय बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं आप, करके समय ज्यादा दिया जाए तो भी आपको पता दीजिए तो सही भाई। और हम इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं, अगर ये हुआ होगा पूजा बहन, तो आप उसके ऊपर दोबारा अपील कर सकते हैं। 27 तक तो टाइम है ना आपके पास। आपका आधिपत्य नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपको लगता है देश में आपका आधिपत्य है? आपको लगा डिबेट में आपका आधिपत्य है? आराम से सुन रहे हैं। अगर आप गलत बोल रही हैं, मैंने तो आपको इतना ही बोला है ना, एंड आई कैन शाउट ब्लडी वेल ऑन यू, डू नॉट क्रॉस द लिमिट्स। आप जो है देश की महिला को कहते हैं, कोई देश की महिला को नहीं कह रहा हूं। अतुल जी इसमें एंकर की भी भूमिका होती है। अतुल जी ये सारा का सारा ये पहले स्क्रिप्ट आपके पास भी आ गई थी क्या? अतुल जी इनको बोलिए ये किस तरीके के भाजपा के नेता बनकर आए हैं। अच्छा 1 मिनट, अब मुझे क्या करना है ये भी आप ही लोग बता दीजिए। 1 मिनट, रमन मलिक एक बार जरा उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलेगा। समय की थोड़ी पाबंदी है सर। डॉक्टर पूजा प्लीज आप कंप्लीट करिए। आपकी आपत्ति 1 महीने की है ना डॉक्टर पूजा, अब उन पर मत जाइए, मेरा सवाल सुनिए। आप ये कह रही हैं कि अगर बंगाल में समय नहीं था तो कम से कम यहाँ पर यूपी में तो समय है ना, यहाँ के लिए समय दिया जा सकता था। आपके नेता ने बोला है कि 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। मेरा सवाल सीधा था कि ये उनके पास आंकड़े कहीं से आए हैं, अगर तथ्य आए हैं तो उसको रखे ना कि हाँ ये आंकड़े आ रहे हैं, उसको सपा किस तरीके से उठाएगी, उसको कैसे आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं? ये वाजिब सवाल है। ये बड़ा बढ़िया वाजिब सवाल है, सही कह रहे हैं आप लोग। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए था ना कि जब समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे तो उन्होंने क्या किया उसके ऊपर में। आपको पूछना चाहिए था ना कि जब 2024 में वोटिंग हो रही थी, हमने बूथ वाइज नामवार अधिकारियों के भी नाम दिए थे जो लोग वहां पे धांधली कर रहे थे, उसमें इंडल्ज थे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया?
इसीलिए तो हम लेकर के गए थे वो उनके लिए कफन। और आप हमसे प्रश्न पूछ रहे कि हम क्या करेंगे। हम तो संवैधानिक तरीके से जितने प्रोसीजर होते हैं उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहते। हम वोटिंग वाले दिन भी बूथवार कंप्लेंट्स करते रहे। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन कफन की तो पुरानी आदत है, 1990 में सरयू लाल करी थी। जमाने आ गए। एक मिनट रमन जी, एक मिनट भाई, रमन जी एक मिनट। अब भाई मेरे पास समय की पाबंदी है, मैं फिर आप दोनों को दोहरा रहा हूँ, फिर आप लोगों को जाया कर लेंगे। मैं चाहता नहीं। अगर बाकी और मेहमानों से चर्चा नहीं करनी होगी तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू कर देता। डॉक्टर पूजा, आपको लगता है कि हाँ आपके नेता का जो वाजिब प्रश्न है उसका हल नहीं निकल रहा, जवाब नहीं मिल रहा, तो आप उसके आगे क्या करेंगे, मैं यही पूछ रहा हूं। क्योंकि देखिए बार बार आरोप लगाने से अगर उसका जवाब न मिले तो कोई विकल्प और होगा ना, वो चाहे बीजेपी के पास होगा, वो चाहे कांग्रेस के पास होगा, वो किसी और के पास होगा, या हमारी न्यायपालिका के पास होगा, कहीं तो होगा। कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं, मैं तो समझना चाहता हूं। डॉक्टर पूजा कोशिश करता है, जो अपने चाचा को नीचे दिखाता है घमंड के लिए, वो क्या करेगा? जो घमंड में अपने पिता और चाचा दोनों को नीचे दिखाता है, वो क्या करेगा? उसका घमंड। समस्या इसी बात की है कि एसआईआर का विरोध करते करते चाचा पर आ गए, भतीजे पर आ गए, बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। भाई बहुत सारे मसलों को एक साथ लेकर चर्चा करेंगे ना तो 1 घंटे में हो नहीं पाएगी, उसके लिए पूरे दिन तक चर्चा आप लोगों के साथ में करता हूं। अब भाई यहाँ पर सवाल सीधा है बहुत जल्दी से युवराज साहब। युवराज जी, मेरा प्रश्न अगर आप तक जा रहा है तो सीधा सवाल है, एक तरफ विदेश से साजिश है, वो अलग नैरेटिव है, लेकिन देश के अंदर नैरेटिव आप कह रहे हैं कि खासतौर से बीजेपी के खिलाफ रचा गया। क्या इसका जवाब बीजेपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर देगी, या वो कहेगी कि नहीं हम इस पर जाते नहीं? क्योंकि ये तो फिर उनके ऊपर भी सवाल होगा ना कि कोई विदेशी धरती से आपके खिलाफ साजिश रच रहा, आपको लगातार परेशान कर रहा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अतुल जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया, कांग्रेस के भाई की आवाज बीच में आ रही थी। सीधा सवाल है सर। रमन जी के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो महिला अधिकारों की बात कर रहा है, जिसने पत्नी को नहीं रख पाया, उसके लिए भी एक टिप्पणी करते जाइए। चलेगा व्यक्तिगत टिप्पणियों पर, बहुत सारे वो मुद्दे बहुत समय से चले आ रहे हैं, उसका जवाब मिल चुका है। बताइए भाई, मेरा सवाल सीधा है युवराज जी आपसे। युवराज जी मेरा सवाल सीधा है। युवराज जी, अरे भाई रमन मलिक के खिलाफ आप खुद ही हैं, सोनिया गांधी खुद महिलाओं के खिलाफ है। अच्छा युवराज जी, युवराज मेरा सवाल आप तक जा रहा है। 1 मिनट हो गया भाई, रमन जी 1 मिनट, रमन मलिक साहब 1 मिनट हो गया। युवराज मेरा सवाल सीधा है, आपने कहा कि भाई उदाहरण है आपके पास, इनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया साल 14 से लेकर या 17 से ही मान ले, और उसका जवाब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है। भाई सरकार में यह है, तंत्र इनका एक्सपोज कर देना कि विदेशी धरती का इस्तेमाल हो रहा, विदेशी हैंडल का इस्तेमाल हो रहा। अतुल जी देखिए, नैरेटिव सेट करना एक अलग चीज है। नैरेटिव सेट करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं धांधली हुई या कहीं कोई एफसीआर का वायलेशन हुआ है, ये केवल नैरेटिव की जंग है। अगर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया को डिबेट करने का हमको एक अवसर मिलेगा, और उसी तरह भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो हम मुद्दों को निकालेंगे, गड़े मुर्दे निकलेंगे, तू मैं होगी। ये केवल एक नैरेटिव की जंग है। केवल 30 सेकंड लेके एक बात में रखना चाहूंगा। रमन जी ने बोला कि इतनी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, कांग्रेस को कोर्ट में जाना चाहिए। तो रमन भाई साहब, 2019 में यही कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कपिल सिब्बल के माध्यम से गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको इलेक्टोरल रोल नहीं दे रहा, हमको एक्सेस चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की बात में हाँ में हाँ रखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यदि रोल चाहिए तो निजता का हनन होगा, आपको मशीन रीडेबल रोल नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो आज कर रहा है, जो रोल आपके पास आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से आ रहे हैं। उसके बाद भी आज ये तथ्यों की बात कहीं नहीं हो रही, तू मैं हो रही है। समस्या यही ना युवराज भाई, समस्या यही है कि आज इस पीडीएफ की बात हो रही है, फिर कहा जा रहा है कि डेटा आपको ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहा है। इसको अगर बैक में जाकर देखें तो ये लड़ाई भी लड़ चुके हैं वो, लेकिन नैरेटिव सेट करना है ना असल में। और फिर नैरेटिव ये भी सेट करना है कि मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी, मैंने भी तय कर दिया, एंकर पर भी आरोप लगा दो, चैनल पर भी लगा दो। विपक्ष के पत्रकार बताते बताते मुस्कुरा भी जाते हैं राहुल भाई। राजमठ लक्ष्मी, अब सहमत है भाई, नैरेटिव सेट कर रहे हैं दोनों, क्या ये मान ले हम दोनों ही सेट कर रहे हैं, इसी को छोड़ दें? और उसके बीच में एक मूल मुद्दा है कि बीएलओ के ऊपर वाकई दबाव है, समय कम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर भी जहां पर आपकी जो चुनाव है उसमें टाइम है अभी, उसका कोई विकल्प निकल रहा है, कोई जवाब कहीं से आता दिख रहा है, और नैरेटिव सेट करने में कौन ज्यादा आगे है? आज ही देखिए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखती हूँ, कुछ डेटा जल्दी प्लीज। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में आपका जो
जो पहला एक ड्राफ्ट निकलेगा, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निकलेगा, वो 9 दिसंबर को निकलेगा। उसके बाद 8 जनवरी 2026 तक वक्त मिलेगा ये सारे जो BLAs हैं उनको ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद वो जो है 31 जनवरी तक 2026 तक इसका जो है रेजोल्यूशन हो जाएगा और 7 फरवरी 2026 तक इसका जो है फाइनल लिस्ट निकलना है। ये डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ने खुद के लिए जो है वो निर्धारित किया हुआ है। पूजा जी तो कह रही है 1 ही महीने का समय मिला, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए अभी ये उसमें वक्त तो मिल रहा है सबको। आपको अगर कोई क्लेम्स है, ऑब्जेक्शंस है तो डालिए उसके बीच में। और अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लगे तो आपके पास आखिरी तारीख कौन सी फॉर्म भरने का? पूछे इनसे, नहीं इनसे पूछ लीजिए ना आखिरी तारीख कौन सा है फॉर्म भरने का? पूरी बात फॉर्म भरने का आखिरी तारीख बता दीजिए मुझे। नहीं आपको बड़ा फैक्ट पता है SIR में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। गलत है वो आप मुझे बताइए पहले। उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने का SIR का बता दीजिए। आप पहले बताइए कब है आखिरी तारीख? SIR की फॉर्म भरने की उत्तर प्रदेश में आखिरी तारीख कब है? नहीं आप मुझे बताइए। अभी जो मैंने आप SIR की आप बहुत फैक्ट की बात कर रही हैं, बस मुझे SIR की उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब है? आपके पास कितने आखिरी तारीख कब है बताइए ना। 18 जिलों में जो 2003 के इलेक्टोरल रोल नहीं मिल रहे हैं उसमें किस तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है बता दीजिए। देखिए इलेक्शन कमीशन ने बता रही है तो आप एक फैक्ट बताइए कि वो 18 जिलों में किस तरीके से SIR का फॉर्म भरा जा रहा है। मैं इनको बताती हूँ कि क्या है, ये जानबूझकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनको नहीं करना है अपना काम, इनके बिल में कुछ काम नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया। अब समस्या यही है ना, समस्या यही है राजलक्ष्मी की भाई देखिए पहले उन्होंने कहा 1 महीने, फिर आपसे तारीख पूछ रही हैं। अब सवाल यह है ना कि बिहार में भी जब ऑब्जेक्शन मांगे गए कि अगर ऑब्जेक्शन है तो कितने लोग गए थे, और उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस पर सवाल उठाया। किसी पत्रकार ने तो बाद में उठाया होगा, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया और पार्टी छोड़ दी, उसका भी कोई जवाब नहीं है राहुल भाई के पास। अब यहां पर प्रश्न है कि अगर बीजेपी वाकई नैरेटिव सेट कर रही है तो ये बीजेपी को ही एक्सपोज करना है कि क्या वाकई वो सेट कर रही है, क्योंकि इसका जिम्मा भी उसी पर हो गया है। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था मुद्दा वाकई बड़ा हो सकता था, लेकिन अब कांग्रेस घिर रही है या कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विदेशी धरती से हैंडल किया जा रहा। उसके साथ साथ SIR में धांधली हो रही है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, PDF में हमें डाटा कैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस पर भी है। बहुत सारे प्रश्न आपने हवा में उछाल दिए हैं, जवाब एक का भी नहीं मिल पा रहा, और फिर आखिरी में आप आरोप लगा देते हैं कि असल में ये सारे मुद्दे भटकाने के लिए हैं। भटका कौन रहा है? कम से कम बीजेपी इसको एक्सपोज कर दे तो समझ में आए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मा है, आप सरकार में भी हैं, आप पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने एक बारीक लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है। तो क्रॉस क्या करना है फिर यहीं स्पष्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया रमन जी आपका, डॉक्टर राहुल आपका, डॉक्टर पूजा आपका, युवराज जी आपका और राजलक्ष्मी आपका। तो एक बार फिर से नैरेटिव की लड़ाई है, उसमें अगर हम फैक्ट्स पर जाते हैं तो घिरते हुए तमाम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उस फैक्ट्स का जब जिक्र होना शुरू होगा तो सवाल उठेंगे। अब इसमें सबसे आसान रास्ता है कि आप उस सवाल को हवा में उछाल दीजिए और फिर आप गायब हो जाइए। वो कितना तथ्यात्मक होगा उसको छोड़ दीजिए और परिणाम का बस इंतजार करिए कि अगर आपके फेवर में आ गया तो वाह वाह, और नहीं तो कोई बात नहीं, नया सवाल तैयार है। नमस्कार।